बाबू, जो डिप्लोमा और डिग्री के बच्चे हैं उनके लिए हम भेज रहे हैं प्रिपरेटरी अरेंजमेंट्स बिफोर डिप्लेयरिंग। डिप्लेयरिंग करने के पहले हमको क्या क्या अरेंजमेंट करना है, क्या क्या बंदोबस्त करना है, क्या व्यवस्थाएं करना है, ताकि हम सुचारू रूप से डिप्लेयरिंग कर सकें। डिप्लेयरिंग क्या होता है बाबू? कुछ नहीं। डिप्लेयरिंग जो नए बच्चे उनको हम सिंपल सी भाषा में बताना चाहते हैं, पिलर में से कोयला काटने को, पिलर में से कोयला निकालने को हम डिप्लेयरिंग बोलते हैं। एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन ऑफ पिलर इज नोन एज डिप्लेयरिंग एंड डिप्लेयरिंग इज द फाइनल स्टेज ऑफ माइनिंग। ठीक है, इतना ही रहता, कुछ नहीं रहता है इसमें। और डिप्लेयरिंग दो तरीके से करते हैं, एक होता है केविंग मेथड से, एक होता है स्टोविंग मेथड से। केविंग मेथड में हम क्या करते हैं, जो कोयला हमने पिलर से निकाला तो खाली जगह बना, उस खाली जगह को वॉइड बोलते हैं, VOID वॉइड। ठीक है, जो खाली जगह बना उसको वैसे का वैसा छोड़ देते हैं। उसका जो गोप है, उसका जो रूप है, गोप का जो रूप है उसको फाल होने देते। क्यों होने देते? केविंग मतलब गिरने देना, गोप के रूप को गिरने देते हैं। ठीक है, तो उसको केविंग मेथड बोलते हैं। केविंग मेथड में बहुत जरूरी हो जाता है कि आपका गोप रेगुलर इंटरवल पे गोप का रूप गिरते रहना चाहिए। नहीं गिरेगा तो उसका क्या घाटा होगा? उसका घाटा ये होगा, बहुत बड़ा एरिया यदि आपका अनकोलैप्स्ड रहेगा, रूप नहीं गिरता है, तो दो घाटा सबसे बड़े होते हैं। कई घाटे होते हैं, उसमें दो प्रमुख है माइनिंग में। एक तो वो जो टंगा हुआ गोप है, उसका जो रूप है, उसका वेट स्टैंडिंग पिलर पे ट्रांसफर हो जाएगा और उनमें प्रीमेच्योर कोलैप्स होने का खतरा बढ़ जाएगा, मतलब उनमें क्रशिंग होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, पिलर पे ज्यादा लोड आएगा, सिंपल सी भाषा में। ठीक है, जिनको अभी हम डिप्लेयरिंग करना बाकी। एक दूसरा क्या बात हुआ, दूसरा बहुत बड़ा एरिया हो गया आपका, ठीक है, और गोप का रूप नहीं गिरा है, तो कभी ना कभी तो गिरेगा। और जब गिरेगा तो क्या होगा? जब बहुत बड़ा एरिया गिरेगा तो गोप में हवा रहेगा और वो हवा को क्या करेगा? वो एक साथ डिस्प्लेस करेगा। इसी को बोलते हैं एयर ब्लास्ट। एयर ब्लास्ट का भी खतरा हुआ। तो केविंग में हम कोशिश करते हैं कि वो रेगुलर इंटरवल पर गिरे। नहीं गिरता है तो उसको गिराया जाता है इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग के माध्यम से। वो हम अन्य वीडियो में बताए हैं, वहां देखिएगा। स्टोइंग मेथड में क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। अरे जो हमने कोयला निकाला उस जगह में हम सैंड ले जाके भर देते हैं, और भी दूसरे भी मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में सबसे ज्यादा सैंड का इस्तेमाल होता है, इसलिए मुंह से ज्यादातर सैंड निकलता है। तो सैंड भर दिया तो क्या हो गया? उसको फिर से सपोर्ट मिल गया। कंप्लीट भर देंगे क्या होगा? जहां कोयला निकाला फिर वैसे ही कर दिया तो वहां पे ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अब बात आती है अरेंजमेंट क्यों करेंगे, प्रिपरेटरी अरेंजमेंट क्यों करेंगे? क्योंकि डिप्लेयरिंग करते तब कुछ खतरे हैं। क्या क्या खतरे हैं? स्टार्टर कंट्रोल का प्रॉब्लम होता है, फायर के चांसेस रहते हैं, फ्लडिंग के चांसेस रहते हैं। इनको निपटना है। अब जब इनको निपटना है तो हमको उस हिसाब से तैयारी भी न करना होगा। तो हम अपने मूल विषय पर आते हैं, प्रिपरेटरी अरेंजमेंट्स बिफोर डिप्लेयरिंग। हम दो तरीके के अरेंजमेंट करते हैं। एक होता है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट और दूसरा होता है टेक्निकल अरेंजमेंट। ठीक है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट में क्या है कि जो आपके कानून है उनका पालन करना होगा आपको, वो शर्तों को आपको पूर्ण कर लेना होगा डिप्लेयरिंग चालू करने के पहले। तो हम ये ए वाला पोर्शन देखते हैं स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट में। सबसे पहले डिप्लेयरिंग ऑपरेशन करने के लिए हमको रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, जिसको साथ में रीजनल इंस्पेक्टर बोलते हैं, हम कई बार RIM लिखते हैं, वही रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस है। तो आपको सबसे पहले क्या लेना होगा? परमिशन लेना होगा। पहला काम क्या करना होगा? डिप्लेयरिंग के लिए ऐसा पॉइंट डाल देना, परमिशन यहां लिख देना कि फॉर डिप्लेयरिंग परमिशन शैल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। ठीक है, डिप्लेयरिंग करने के लिए आपको
परमिशन लेना होगा। कई बार बच्चे लोग बोलते हैं सर कितना दिन पहले लेना होगा। रेगुलेशन 112 है, उसमें कहीं टाइम नहीं दिया, लेकिन एक सर्कुलर है उसमें यह बोला गया है बच्चा लोग कि डिप्लेयरिंग स्टार्ट करने के 3 महीने पहले एप्लीकेशन भेजना है। डिप्लेयरिंग करने के लिए जो आप एप्लीकेशन भेजते हैं परमिशन के लिए, आपको 3 महीना पहले अप्लाई कर देना है, ये लिखा है। ठीक है, तो परमिशन हो गया। 1-2 लाइन में लिखना। अब कैसे, अपनी भाषा में लिखिए। परमिशन शैल बी टेकन, टेकन भूल गए तो लिख देना ऑब्टेन, ये भी भूल गए तो लिख देना सॉट, SOGHT साथ में ना, परमिशन शैल बी टेकन फ्रॉम रिजर्व सिस्टम माइंस। ठीक है, एक हो गया, ये एक बात हुआ। दूसरा बात आइसोलेशन स्टॉपिंग। दूसरा क्या लिखेगा, आइसोलेशन स्टॉपिंग। ये आइसोलेशन स्टॉपिंग कोई फायर डैम बोलते हैं, डैम DAM वाला। डैम्स मत बोल देना बेटा, डैम्स का मतलब गैस होता है, डैम है ये DAMS डैम, इसी को बोलते हैं फायर स्टॉपिंग। ये तीनों एक ही बात है, कंफ्यूजन मत होना। वेंटिलेशन स्टॉपिंग अलग होता है बेटा, माइनिंग कर लेते हैं। आइसोलेशन स्टॉपिंग और फायर स्टॉपिंग है। वेंटिलेशन स्टॉपिंग इनटेक और रिटर्न एयर के बीच में बनाया था वेंटिलेशन पर्पज से। ठीक है, ये आइसोलेशन स्टॉपिंग आइसोलेशन के लिए बनाया जाता है। आइसोलेशन स्टॉपिंग का मेरा एक प्लेलिस्ट है, वहां पर आप आइसोलेशन स्टॉपिंग में बताए। तो आइसोलेशन स्टॉपिंग या फायर डैम या फायर स्टॉपिंग बनाने वाला काम करना आपको ऐसे पॉइंट वाइज लिखिएगा। नंबर 2 में पहला में लिखिए परमिशन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट में आइसोलेशन स्टॉपिंग या फायर डैम और फायर स्टॉपिंग लिख देने जाते तो बिल्डिंग ऑफ कर ये नाम लिख देना। इसमें क्या बोलता है, ये जो परमिशन की बात बताई है रेगुलेशन 112 में लिखा, ये जो बता रहा हूं ये रेगुलेशन 137 के सब रेगुलेशन 6 से बता रहा हूं। आपको रेगुलेशन का नंबर डालने की जरूरत नहीं है, याद भी रखने की जरूरत है, आप मेन चीज लिखेगा। क्या बोलता है रेगुलेशन 137 का सब रेगुलेशन 6 कि डिप्लेयरिंग चालू करने के पहले पैनल के सभी रास्तों में फायर डैम या फायर स्टॉपिंग या आइसोलेशन स्टॉपिंग बना लेना है। ठीक है, इतना ही बोलता है। क्या बोलता है, बिफोर स्टार्टिंग, स्टार्टिंग भूल गए तो कमेंसिंग लिखना। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग डिप्लेयरिंग आइसोलेशन स्टॉपिंग आर फायर डैम्स आर फायर स्टॉपिंग शैल बी बिल्ड इन ऑल इंट्रेंसेस टू द पैनल। पैनल को डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट या पैनल के सभी रास्तों में, इंट्रेंसेस मतलब रास्ते, सभी रास्ते जिससे घुस भी रहे निकल रहे सारे रास्तों में चारों तरफ आपको क्या बना लेना है, फायर डैम या आइसोलेशन स्टॉपिंग। ये आपको अरेंजमेंट कर लेना डिप्लेयरिंग के पहले। ठीक है बेटा, अब पैनल के तो सभी रास्तों में आपने फायर डैम बना लिया या आइसोलेशन स्टॉपिंग बना लिया, तो घुसबो ना घुसबो, अरे जब सारे रास्ते ही बनते थे घुसेंगे कैसे, तो उसके लिए भी कुछ अरेंजमेंट होगा ना भाई। उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट है, इसी में आगे लिख दीजिएगा एक लाइन, क्योंकि सभी रास्ते में बना लेंगे तो पैनल के अंदर घुसेंगे नहीं तो कोयला कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए छूट दिया आपको रेगुलेशन ने आगे। इसी में क्या बोलता है, ये रेगुलेशन 137 का सब रेगुलेशन 7 कि वेंटिलेशन और हालेज के लिए आपको ओपनिंग छोड़ देना, मतलब खुली जगह छोड़ देना है, नहीं तो हवा नहीं जाएगा तो आदमी पैनल में काम करेगा। तो हवा के लिए, वेंटिलेशन के लिए आपको जगह छोड़ देना है। हालेज, कोयला निकालेंगे कैसे, हालेज के माध्यम से निकालेंगे। हालेज मतलब सिर्फ आपका डायरेक्ट हालेज नहीं, आप बेल्ट भी लगाए तो वो हालेज की परिभाषा में आता है। तो बेल्ट लगाना है, हालेज चलाना है, तो उसके लिए जगह छोड़ना होगा तब न चलेगा। तो हालेज और वेंटिलेशन के लिए खुली जगह छोड़ सकते हैं, लेकिन जो खुली जगह आपने छोड़ा है उसमें आधा आधा स्टॉपिंग बनाना है, जिसको अंग्रेजी में प्रीपेरेटरी स्टॉपिंग बोलते हैं। तो इसके आगे और एक लाइन लिख दीजिएगा, बट फॉर वेंटिलेशन एंड हालेज ओपनिंग में बी entrances may be kept open or opening may be kept open, but in that opening preparatory stopping shall be built। लेकिन उसमें आधा आधा स्टॉपिंग बना के रख देना है। तो बाकी तो आपने पैनल को बंद कर ही दिया है और कुछ ही को आपने छोड़ा है हालेज और वेंटिलेशन के लिए, उसमें भी आधा आधा आपने बना के रख दिया। यदि हमने स्टार्टिंग में बताया कि क्या खतरा है, कहीं आग लग गया अंदर में, तो फट से इसको आप सील कर दीजिएगा। और सील कर दिया
तो हवा जाना बंद, आग अपने आप बुझ जाएगी। ये पर पॉइंट है, ठीक है, ये हो गया। तीसरा बात क्या बेटा, प्लांट्स। तीसरा क्या बात है, प्लांट्स। आपको प्लान को अप टू डेट कर लेना है। ऑल स्टैट्यूटरी प्लान शैल बी ब्रॉट अप टू डेट। इतना लिख देने से आपका काम खत्म। उसके बाद क्या करना है बेटा आपको, ये सब स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट में है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप लोगों को जो वाटर सपोर्ट प्लान, एक सपोर्ट प्लान का भी याद रखिएगा। सपोर्ट प्लान कहाँ लिखा है इसके बारे में, ये लिखा है रेगुलेशन 123 के सबरेशन 3 में। आपको नंबर से मतलब नहीं है, क्या एक लाइन लिखेगा, ठीक है, डिग्री डिप्लोमा बच्चे लोग एक लाइन लिखेगा, सपोर्ट प्लान शैल बी फॉर्मुलेटेड। मतलब सपोर्ट प्लान बना लेना है। जो हिंदी में लिखते बच्चे लोग सपोर्ट प्लान बना लेते हैं, जो हम पॉइंट लिखा दे रहे हैं, इसके ऊपर हिंदी वाले हिंदी में 2-2 लाइन लिखेगा, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में 2-2 लाइन लिख दीजिएगा, सपोर्ट प्लान शैल बी फॉर्मुलेटेड, ठीक है। इसके बाद और क्या रहेगा आपका, सपोर्ट प्लान हो गया, प्लान्स हो गया, आइसोलेशन स्टाफिंग हो गया, परमिशन हो गया। अब मेन चीज है वाटर लॉक्ड वर्किंग है। क्या है, वाटर लॉक्ड वर्किंग है। जो पैनल में आप वर्किंग करना चाहते हैं, ऐसा पॉइंट डाल दीजिएगा, वाटर लॉक्ड वर्किंग, ठीक है। वाटर लॉक्ड वर्किंग आपके पैनल के अगल बगल में, ऊपर नीचे कहीं पर भी है, तो पहले उस पानी को आपको क्या करना है, डी वाटर करना है। डी वाटर मतलब पानी खाली कर देना है, कुछ और नहीं करना है। क्या करना है, पानी खाली कर देना है। जिस पैनल में हम डिप्लॉइंग कर रहे हैं उसके ऊपर में, कोई ऊपरी सिम में, निचली सिम में, अगल बगल वाली सिम में, कहीं पर भी है तो पानी खाली कर देना है। पानी खाली कर दीजिए तो पानी से खतरा आपका खत्म। और नहीं कीजिएगा तो मिशन रानीगंज देखने जाना होगा, ठीक है। तो जाइएगा क्या, एज ए माइनिंग इंजीनियर मिशन रानीगंज नहीं देखना चाहिए, उससे बचना चाहिए। चांस नाला नहीं देखना चाहिए। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डिजास्टर जो है इनंडेशन का, चांस नाला में 1975 में हुआ था, जिसमें 375 पर्सन्स मारे गए थे। और 1989 में जो महावीर कॉलोनी में जो मिशन रानीगंज फिल्म बना, वो महावीर कॉलोनी के ऊपर है। 1989 में 71 मेरे माइनर्स फंस गए थे, उसमें से हम 65 को जिंदा बचा पाए। 6 आदमी की वहां पर भी जाने गई थी, ठीक है। तो वाटर लॉक्ड वर्किंग ही नहीं रहने देना, आपको क्या करना है, उसको डी वाटर कर देना है डिप्लॉइंग करने के पहले। तो ये आपकी समस्या दूर हो जाएगी, ठीक है। और छठवां बात, ये रेगुलेशन 71 से है, ठीक है। रेगुलेशन 71 बोलता है एस्केप रूट के बारे में। क्या बोलता है, एस्केप रूट के बारे में। एस्केप रूट मतलब बाहर निकलने के रास्ते। आपको हर सिम से, हर पैनल से बाहर निकलने के लिए 2 रास्ते प्रोवाइड करना होगा, ये बोलता है। इतना ये जो 6 बात है आपका काहे में आ गया, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट में। ये कब काम करना है आपको, डिफेंस चालू करने के पहले। अब आता है टेक्निकल रिक्वायरमेंट। बी पोर्शन क्या बताया था, टेक्निकल रिक्वायरमेंट। हम बोले थे क्या क्या प्रॉब्लम होता है बेटा, बताइए स्टार्ट में, कि फ्लडिंग हो सकता है, पानी भर सकता है, आग लग सकता है, यही ना बताया। तो इन्हीं के लिए आपको क्या करना होगा, इन्हीं के अगेंस्ट में ना प्रिकॉशन लेना होगा। फायर फाइटिंग का अरेंजमेंट रखना होगा आपको टेक्निकल अरेंजमेंट में, ठीक है, बी पोर्शन में। फ्लडिंग के अगेंस्ट आपको क्या करना होगा, पंपिंग कैपेसिटी बढ़ा के रख देना होगा। पंपिंग कैपेसिटी बढ़ा देगा, पानी निकलते रहेगा। क्योंकि जब भी आप डिपेंड कीजिएगा तो ऊपर का जो स्टार्टर रहेगा वो भी टूट फूट होगा, तो वहां से कहीं से सीपेज होकर के पानी माइन में आएगा, तो माइन से पानी को डिवर्टर करना ना होगा। पंपिंग कैपेसिटी बढ़ा के रखना होगा, ठीक है। और आपको फायर फाइटिंग अरेंजमेंट रखना होगा, पंपिंग कैपेसिटी बढ़ाना होगा। सपोर्ट का मटेरियल जो रहेगा, सपोर्ट मटेरियल की उपलब्धता आपको सुनिश्चित करना होगा। मतलब सफिशिएंट क्वांटिटी में सपोर्ट मटेरियल डिपिंग पैनल में रहे, ये आपको डिपिंग चालू करने के पहले करना होगा। और सबसे जरूरी चीज क्या करना है वो हम आखिरी में बता रहे हैं। आपका जो भी वहां पे डिप्लॉयमेंट होगा डिपेंडिंग पैनल में एडेक्वेट नंबर में आदमी रहेंगे और वो ट्रेंड रहेंगे। सफिशिएंट नंबर में तो रहेंगे, ट्रेंड रहेंगे। डिपेंडिंग में काम करने का उनके पास अनुभव हो, उसका ट्रेनिंग उनको दिया गया हो,
ऐसे सभी हमारे वर्कर्स, हमारे सुपरवाइजरी स्टाफ रहेंगे, जिसको सुपरवाइजर्स भी बोलते हैं। तो क्या होगा, आपका डिप्लेयरिंग सुचारू रूप से चलेगा। हम कोशिश किए जो नए बच्चे हैं, जो एकदम नया माइनिंग सीखते हैं, उनको प्रिपरेटरी अरेंजमेंट बिफोर डिप्लेयरिंग समझाने का। आप लोग बुक में पढ़िएगा, सब पॉइंट को एक साथ दिया। इसको हम दो अलग अलग हेड में बना दिए। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को अलग कर दिया, टेक्निकल रिक्वायरमेंट को अलग कर दिया। टेक्निकल रिक्वायरमेंट में या टेक्निकल अरेंजमेंट में हम क्या क्या बताए, sufficient number of supervisors and workers shall be deployed or employed in the declaring panel, and all concerned persons shall be trained in the process of declaring. Pumping capacity should be increased. Firefighting arrangements should be made available. ठीक है, और आपको पंपिंग कैपेसिटी बढ़ा देना है। यही सब पंपिंग कैपेसिटी हैव टू बी इंक्रीज। बस इतना ही आपको बोलना और बताना है। इनको अपनी भाषा में दो दो लाइन में लिखिएगा, और यदि आप लोग को समझ आया तो कमेंट में बताइएगा कि समझ आया नहीं आया, या क्या चीज समझने में आपको दिक्कत हुआ। थैंक यू।